हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि एथिक्स की तैयारी कैसे की जाए। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आप अगर पिछले साल के जो भी टॉपर्स हैं, जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उनकी मार्कशीट देखेंगे तो जीएस 1, 2 और 3 में ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। ठीक है, वेरी लेस वेरिएशन मार्क्स में, वेरी लेस वेरिएशन इन मार्क्स। बहुत कम वेरिएशन होता है मार्क्स में, ज्यादातर लोगों के सेम मार्क्स आते हैं, है ना। ज्यादा वेरिएशन कहां देखने को मिलता है? जीएस 4 या एथिक्स में, एसए में और ऑप्शनल में। अब ऑप्शन सबका अलग अलग होता है। एसए की स्ट्रेटजी मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है, आपने अगर नहीं देखा हो तो आप मेरे चैनल में जाके इसका एक वीडियो देख सकते हैं। मैंने एसए का वीडियो बनाया था और फिर आज मैं बता रहा हूं कि जीएस 4 की तैयारी कैसे की जाए। तो ये इंपॉर्टेंस हो गई। दूसरी चीज आ जाती है कि आपको उसकी तैयारी कब करनी है, व्हेन। इसमें से बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे जो 2023 में इसी साल एग्जाम देने वाले हैं। 28 मई को प्रीलिम्स है, और बहुत लोग देख रहे होंगे जो 2024 या उसके बाद एग्जाम देंगे। तो 2023 में जो एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए मैं एडवाइस करूंगा कि अगर आपने अपना ऑप्शनल नहीं पढ़ा है, अगर आपने जीएस 1, 2, 3 का आपकी चीजें छूट रही हैं, तो अभी आप एथिक्स पर फोकस ना करें। एथिक्स आप प्रीलिम्स के बाद भी कर सकते हैं, मैंने भी प्रीलिम्स के बाद ही किया था और वो डुएबल है। जो 2024 या उसके बाद दे रहा है एग्जाम, तो डेफिनेटली आप एटलीस्ट एक या दो रीडिंग एथिक्स की कर लें प्रीलिम्स के पहले ही। अब 2023 के बच्चों के लिए भी मैंने ये तो कह दिया है कि अभी आपको नहीं करना है, बट मैंने ऐसा तब इस कंडीशन में कहा है कि अगर आपका ऑप्शनल पूरा ना हो या आपका जीएस पूरा ना हो। कुछ लोगों ने हो सकता है एथिक्स के लिए समय दे के अलग से रखा हो, या फिर कुछ लोगों के ऑप्शनल और जीएस पूरा हो चुका हो, जीएस 1, 2, 3, तो डेफिनेट सी बात है अभी भी आप एक रीडिंग कर सकते हैं। अब पढ़ना क्या है, सोर्स। इसमें बहुत ज्यादा इशू आता है लोगों को कि इसका सोर्स क्या है। बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन जब आप पेपर देखते हैं, क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे 2022 का, 21, 20, पिछले 3-4 सालों का, तो आपको एहसास होगा कि डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। आप कोई भी सोर्स पढ़ें, बहुत ही कम गिन के 2-3 क्वेश्चंस होंगे जो डायरेक्टली आते हैं। बाकी आपको हेल्प डेफिनेटली मिलेगी किसी भी सोर्स को पढ़ने से, बट आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे और आपको उसके लिए आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। तो सोर्स, इस कारण से आप एक सोर्स रखें, ठीक है। हर जीएस में भी मैंने यही कहा है पहले भी कि आपको एक सोर्स पे फोकस करना है, उसी का मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। और जीएस 4 के लिए तो ये 100% एकदम आपको इस पे स्टिक ही रहना है कि आप एक सोर्स से ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। अब एक सोर्स क्या हो सकता है? एक बुक आती है लेक्सिकॉन, इसके अलावा जो वाजीराम है कोचिंग, वाजीराम की एक येलो बुक आती है। इसके अलावा लोकमान आईएएस एक कोचिंग है, वहां अंसारी सर पढ़ाते हैं, उनके नोट्स हैं। इसके अलावा मुदित जैन की बुक आती है। इसके अलावा डी सुब्बा राव की बुक आती है। फिर आपके कोचिंग में आप जा रहे हैं, वेरियस कोचिंग के नोट्स हैं। कोई भी आपको एक सोर्स पढ़ लेना है। मैंने ल्यूकमान आईएएस के नोट्स पढ़े थे। मैंने इनकी कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, बट मैंने ऑनलाइन मंगा लिए थे। दिल्ली में जो बुक शॉप्स हैं वो आप वहां से ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स। तो मैंने बस यही सोर्स फॉलो किया था, इसके अलावा कुछ नहीं किया था। अब आपने सोर्स पढ़ लिया, अब जो सबसे जरूरी चीज आ जाती है एक, वो है सोर्स पढ़ने के बाद नोट मेकिंग। आपने सोर्स पढ़ लिया, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आप अब सोर्स जो आप पढ़ रहे हैं, कोई भी सोर्स आप पढ़ेंगे, जैसे मैंने लोकमान आईएएस के हैंड रिटन नोट्स पढ़े थे, वो काफी मोटे थे। आप कोई भी बुक पढ़ेंगे, लेक्सिकॉन या कोई भी चीज पढ़ेंगे, तो वो काफी मोटी रहती है। और एथिक्स के लिए जनरली ज्यादातर लोग इतना समय नहीं देते हैं, और देते भी हैं तो वो समय आपको बुक पढ़ने में नहीं देना है बार बार, वो समय आपको आंसर राइटिंग में देना है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप नोट्स बना लें। नोट्स किस तरीके से बनाने हैं, ये भी एक बहुत बड़ा इशू रहता है। लोगों को समझ नहीं आता कि इतनी मोटी बुक है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, किस तरीके से सिलेक्ट किया जाए। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है। किस चीज की डेफिनेशन? अराउंड आपको 50 डेफिनेशंस तैयार करनी है वेरियस टर्म्स की। ये वेरियस टर्म्स आपको कहां मिलेंगे? सिलेबस में,
और जो भी आप सोर्स पढ़ रहे हैं वहां मोस्टली टर्म्स आपको सिलेबस में मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ एडिशनल टर्म्स हैं एथिक्स में जो आप जो भी सोर्स पढ़ रहे हैं उसमें वो आपको मिलेंगे, उसमें साथ में आपको डेफिनेशन भी उसकी मिल जाएगी। तो आपको डेफिनेशन बनानी है अराउंड 50 टर्म्स की, सिलेबस के सारे टर्म्स की डेफिनेशन बनानी है। उसके अलावा कुछ एडिशनल टर्म्स हैं जो आपको जो भी सोर्स पढ़ रहे हैं वहां मिल जाएंगे, उससे आपको बनाना है। दूसरी चीज है एग्जाम्पल्स, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल्स अब आपको कहां से इकट्ठे करने हैं, पहले तो मैं बता दूं कि जो भी आप टर्म लिख रहे हैं, जैसे कि आपने इमोशनल इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, एथिक्स, वैल्यूज कुछ भी लिखा, तो उसके आपको एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे। एंड आई विल एडवाइस कि आप 5-6 एग्जाम्पल लिख लें। कोई भी एक टर्म है उसके 5-6 एग्जाम्पल लिख लें, बिकॉज कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको एग्जाम्पल यूज करने ही करने पड़ेंगे हर पॉइंट में। जितने ज्यादा आप एग्जाम्पल यूज करेंगे उतने ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। अब इतने ज्यादा एग्जाम्पल्स कुछ लोग कहेंगे कि ये तो बहुत ज्यादा हो गए, आप 50 टर्म्स बोले, 5 एग्जाम्पल्स यानी 250 250 एग्जाम्पल्स हो गए। बट ऐसा नहीं है, एग्जाम्पल्स भी आपको ज्यादातर एग्जाम्पल्स आपको ऑलरेडी पता है, वही एग्जाम्पल आप यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल्स आपको कहां से लेने हैं, सबसे पहले जो भी आप सोर्स पढ़ रहे हैं वहां मिल जाएंगे कुछ एग्जांपल्स, तो वो आपको लिख लेने हैं। दूसरा और सबसे जरूरी सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है जीएस। आप जीएस 1-2-3 पढ़ेंगे उससे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। कहां से मिलेंगे, फ्रीडम फाइटर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपको यहां से एग्जांपल्स इकट्ठा करने हैं क्योंकि आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, आपको ऑलरेडी याद होंगे। फ्रीडम फाइटर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, ठीक है, जो अपने थिंकर्स हैं, साइंटिस्ट हैं वर्ल्ड वाइड, है ना, साइंटिस्ट हैं जो वर्ल्ड इंडिया के और बाहर के भी। इसके अलावा जो रिफॉर्मर्स हैं, ठीक है, अपन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ते हैं। इसके अलावा और भी जो अपने लीडर्स हैं और स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, कोई भी आप स्पोर्ट्स देखते होंगे वहां से, या फिर मूवीज हैं, कोई भी आपने बुक पढ़ी है। इस तरीके से आप, ये बहुत सारे मैंने सोर्स बता दिए, आप इनसे एक एक एग्जाम्पल भी इकट्ठा करेंगे। कोई भी एक टर्म पे, जैसे कि एटीट्यूड है, उससे आप इन सब में से एक एक एग्जाम्पल भी लेंगे तो आपको इस पास सोचिए कितने एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। और ये आपको बस सोचना है, आपने ऑलरेडी चीजें पढ़ी हुई हैं, है ना। जैसे स्पोर्ट्स पर्सन में MS धोनी है, ठीक है, वो कितनी सारी चीजों के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस के हो सकते हैं, है ना, एटीट्यूड के हो सकते हैं, लीडरशिप के हो सकते हैं, करेज के हो सकते हैं, बिकॉज वो बोल्ड डिसीजंस लेते थे। तो इस तरीके से आप एक ही एग्जाम्पल को मल्टीपल उसमें यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल्स बना लेने हैं। और क्या सोर्स होगा एग्जाम्पल्स का, और सोर्स होगा टॉपर्स कॉपी। इसके अलावा और क्या होगा, मॉक टेस्ट जो आप देंगे वहां आपको मिल जाएंगे एग्जाम्पल्स। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जहां से आपको एग्जाम्पल्स इकट्ठा करने हैं, ठीक है। एक तो जो आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं वहां से, फिर जीएस से, फिर टॉपर्स कॉपी से, और फिर मॉक टेस्ट से। यहाँ से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स इकट्ठा कर सकते हैं। यहाँ आप रियल लाइफ भी जोड़ लीजिए, कुछ लोग रियल लाइफ से भी एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, ठीक है, आप वो भी सोच सकते हैं। तो आपने अपने नोट्स बनाने शुरू किए, सबसे पहले डेफिनेशन लिखी, उसके बाद लिखे एग्जांपल्स। इसके बाद क्या आ जाती है, तीसरी चीज, ये दोनों तो ज्यादातर लोगों को पता रहती है, ठीक है। इसके अलावा तीसरी चीज आ जाती है, आपको एक पेज के नोट्स बना लेने हैं। किस चीजों के, जो भी टर्म दिया है सिलेबस में, जैसा कि आप बाकी जीएस में करते हैं ना, सेम वैसे ही नोट्स बना लेने हैं। बस इसके नोट्स और छोटे होंगे, लगभग 1 पेज के होंगे, 1 पेज से ज्यादा के नहीं होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, जैसे कि आपने पढ़ा एटीट्यूड, ये एक सिलेबस में टर्म दिया है, तो एटीट्यूड का सबसे पहले आपने लिख ली डेफिनेशन, उसके बाद आपने लिख लिया एग्जांपल। इसके बाद आप और चीज क्या लिखेंगे, और चीज आप लिख सकते हैं, आप जो भी सोर्स पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने लुकमान आईएएस के नोट्स पढ़े थे, आप लेक्सिकॉन पढ़ रहे हैं या कोई भी और सोर्स पढ़ रहे हैं, तो आपको ये मिल जाएगा कि इसमें और क्या आपको ऐड करना है। जैसे इसमें आपको मिलेगा व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एटीट्यूड, है ना, निगेटिव एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है। इसके अलावा ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, क्यों है ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, कैसे इसे चेंज किया जा सकता है, ठीक है, क्या स्टेप्स ली गई हैं, और किस तरीके का एटीट्यूड होना चाहिए अब सिविल सर्वेंट्स का। ये सारी चीजें हैं। इस तरीके से आप 3-4 चीजों पे नोट्स बना लेंगे। तो इन दोनों के अलावा बाकी ये कहाँ से मिलेंगे आपको, ये कोई भी सोर्स आप पढ़ रहे हैं वहां ये सारी चीजें दी रहती हैं। तो आपको इस तरीके से बहुत शॉर्ट 1 पेज में नोट बना लेने हैं। जैसे कि आपको सपोज सोशल इन्फ्लुएंस एक टर्म दिया है, तो इसका भी आप नोट्स बना लेंगे, डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स।
इसके अलावा है ना किस तरीके क्या चीज है जो सोशल इन्फ्लुएंस करने के लिए जरूरी होती है ना, इसका सिविल सर्वेंट में क्या रोल है, डेली लाइफ में क्या रोल है, इस तरीके से आप इसके भी नोट्स बना सकते हैं। इसी तरह आपको हर टर्म के एक एक पेज के नोट्स बना लेने हैं। मेन सोर्स आपको वही रखना है, जो भी आप सोर्स फॉलो कर रहे हैं उसी के थ्रू आपको नोट्स बनाने हैं। बस डेफिनेशन एग्जाम्पल आपको हर टर्म की लिखनी ही लिखनी है। तो इतना करने के बाद आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। जब आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो अगली स्टेप होगी रिवीजन। ठीक है, आंसर राइटिंग स्टार्ट करने के पहले आपको रिवीजन करना है, और रिवीजन एटलीस्ट 1 से 2 बार आप जो भी नोट्स बनाए हैं उसका रिवीजन करें। उसके बाद आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करें। कहां से? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। आप पिछले साल के क्वेश्चंस देखें, पिछले 5-6 साल के आप क्वेश्चन पेपर उठाइए, और जो भी आप सबको पता होगा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 मतलब 2 पार्ट में डिवाइड होता है एथिक्स का पेपर। पार्ट 1 में क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें केस स्टडीज रहती हैं। तो आपको ये पिछले साल के पेपर्स देखने हैं, और आपको एहसास होगा पेपर देखने के बाद कि आपने ऑल्दो अपने नोट्स बना लिए हैं, आपने सोर्स कोई भी फॉलो कर लिया है, डेफिनेशन है आपके पास एग्जांपल्स हैं, सब कुछ है आपके पास, बट आप डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। बहुत कम, रेयरली कोई क्वेश्चन आ रहा है जो आप डायरेक्टली उसके थ्रू आंसर कर पा रहे हैं। आपको उसी समय सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से लिखना है, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप करेंगे आंसर राइटिंग। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है आंसर राइटिंग, जिसके बारे में अपन हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे। मैंने एक फॉर्मेट बनाया था, मुझे याद है मैंने शुभम कुमार सर का एक वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने एक बात कही थी GS4 का, जब वो बता रहे थे कि आपके पास एक फॉर्मेट होना चाहिए। वो ये बता रहे थे कि उन्होंने जाने के पहले एक फॉर्मेट तैयार कर लिया था अपने दिमाग में, और लिख भी लिया था एक पेपर में कि वो किस तरीके से अपने जो पार्ट 1 है उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, किस तरीके से केस स्टडीज को अटेम्प्ट करेंगे। मुझे ये बात पसंद आई, और मैंने भी एक फॉर्मेट खुद का बना लिया है ना। ये आपको खुद का बनाना है। मैं आपको अपना एक रफ फॉर्मेट बता देता हूं कि किस तरीके से मैंने बनाया था। जैसे कि जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में जो भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसको आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन, जैसा कि आप जीएस में लिखते हैं। अब इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हैं? इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं डेफिनेशन के अलावा आप लिख सकते हैं करंट अफेयर। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कोई फेमस पर्सन की सेइंग, अगर आपको याद है तो। ठीक है, जो भी आप सोर्स फॉलो करेंगे उसमें बहुत सारे आपको कोट्स भी मिलेंगे, वो रहते ही हैं सब में, है ना, लेक्सिकॉन में भी हैं, या फिर आप लुकमैन आईएएस की पढ़ेंगे या कहीं भी कोचिंग के नोट्स पढ़ेंगे, उनमें एक आध कोट, बहुत सिंपल कोट्स रहते हैं। तो फेमस पर्संस की सेइंग से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा तो ये कुछ तरीके हो गए, ये फिट बैठ जाते हैं ना, ज्यादातर में आप बैठ जाते हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आते हैं कोट बेस्ड, जिसने पेपर देखे होंगे उन्हें पता होगा कि एक कोट दे देते हैं और वो बोलते हैं कि इसका आप मतलब बताइए कि आप इससे क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? कोट में जनरली कोई भी कोट दिया है तो उसमें हो सकता है कोई ऐसा टर्म दिया हो जिसे डिफाइन किया जा सके, तो उसे आप डिफाइन कर दें। अगर नहीं दिया है डिफाइन करने लायक कोई भी टर्म, तो ज्यादातर मैंने बहुत सारे टॉपर्स की कॉपी देखी है जिनके अच्छे मार्क्स आए थे, तो वो जनरली इस तरीके से स्टार्ट करते थे, द स्टेटमेंट implies that और फिर डैश 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 करके आगे अपनी बातें लिख देते थे, है ना। रफ उसका बता देते कि स्टेटमेंट का क्या मतलब है और फिर क्वेश्चन का पूरा आंसर लिख देते थे। तो ये तरीका है इंट्रोडक्शन देने का, या तो डेफिनेशन या करंट अफेयर्स या कोई फेमस पर्सन की सेइंग मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप कोट लिखें, आप कोई भी, आपको रफ भी सेइंग याद हो कि उन्होंने क्या कहा था तो आप लिख सकते हैं। कोट बेस्ड जो क्वेश्चन है उसमें या तो कोट में कोई टर्म दिया हो जिसकी डेफिनेशन आपको बनती है तो वो डिफाइन कर दें, अगर नहीं बनती तो आप उसका रफ लिख दें मीनिंग कोट की 1-2-3 लाइन में कि द स्टेटमेंट इंप्लाइज दैट डैश डैश, है ना, जो भी आप उसका मतलब है। तो इंट्रोडक्शन के बाद दूसरी चीज आ जाती है बॉडी। बॉडी में सबसे पहले एथिक्स का क्वेश्चन इस तरीके के रहते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन देखेंगे तो वो इस तरीके के रहेंगे कि आपको लगेगा कि यार इसमें क्या पॉइंट लिखूं, है ना, आप 4-5 पॉइंट से ज्यादा नहीं लिख सकते। इसलिए एथिक्स में भी बहुत जरूरी है कि आप हर क्वेश्चन को सब पार्ट्स में डिवाइड कर लें, जैसा कि आप जीएस में करते हैं ना, जीएस 1, 2, 3, है ना, कहा जाता है ना कि सब पार्ट में आप डिवाइड कर लें जिससे आपको पॉइंट्स लिखने में आसानी हो। इसी तरह आप इसको भी सब पार्ट्स में डिवाइड कर लें। इसमें कभी कभी तो क्वेश्चन में खुद सब पार्ट दिए होते हैं, कोई भी क्वेश्चन है
उसमें आप खुद ही 2 पार्ट दिए होंगे, बट एथिक्स में आप पाएंगे कि ऐसा जनरली नहीं होता, क्वेश्चन में सब पार्ट बहुत रेयरली दिए होते हैं। तो आपको क्या करना है, एक तो आपको आंसर करना है व्हाट इज आस्क्ड, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द एरिया जो आपको दिया, आपको 2 पेज मिलेंगे, 10 नंबर के रहते हैं क्वेश्चन, तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ द एरिया तो आपका इसी में कवर हो जाएगा कि क्या पूछा है। इसके अलावा आपको इम्प्लाइड नहीं, सॉरी, इसके अलावा आपको हिडन डायमेंशन कवर करना है। हिडन डायमेंशन क्या होता है, इसमें होता है कोई भी, जैसे सपोज यहां क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है एटीट्यूड के बारे में, ठीक है। एटीट्यूड चेंज लाना बहुत जरूरी है, जो वेरियस स्कीम्स हैं उनको सक्सेसफुल करने के लिए। तो आप सबसे पहले ये लिखेंगे कि क्यों ऐसा है, ठीक है, क्यों एटीट्यूड चेंज लाना जरूरी है। अब दूसरी चीज, अब बस क्वेश्चन इतना ही है कि एटीट्यूड चेंज लाना जरूरी है ना, इन स्कीम्स को सक्सेसफुल करने के लिए। तो आपने ये तो बता दिया, आपने 4 पॉइंट्स लिख दिए। इसके अलावा इम्प्लाइड डायमेंशन में आप क्या लिख सकते हैं, तो हिडन डायमेंशन में आप क्या लिख सकते हैं, हाउ टू इनकलकेट, जैसे कि एटीट्यूड चेंज लाना जरूरी क्यों है, ये आपने लिख दिया। अब इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि कैसे लाया जाए, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन के माध्यम से आपको बता रहा हूं, बट ये किसी भी क्वेश्चन में ये यूज हो जाएगा। हाउ टू इनकलकेट है ना, कैसे करें, उसका प्रेजेंट सिग्निफिकेंस क्या है, इसके अलावा उसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस टू सिविल सर्वेंट, ठीक है, सिविल सर्वेंट के लिए क्या सिग्निफिकेंस है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं ना, किसी भी क्वेश्चन को सब पार्ट में कैसे डिवाइड करना है मैंने आपको बता दिया कि एक तो जो पूछा है वो आंसर कर दें, इसके अलावा आप कैसे इनकलकेट करेंगे, प्रेजेंट सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस टू सिविल सर्वेंट क्या है। इस तरीके से आप और भी आप सोचेंगे तो आप और भी चीजें जनरेट कर लेंगे कि वो भी आप लिख सकते हैं। अब बॉडी में आपको हर पॉइंट के बाद एग्जाम्पल्स देने हैं, ये एक बात आपको बहुत जरूरी याद रखनी है, इसीलिए मैंने कहा था कि आपको ज्यादा एग्जाम्पल्स तैयार करने हैं, ठीक है। और ये एक बात बहुत जरूरी है, जो मैं भी गलती करता था अपने मॉक्स में, मुझे मॉक्स में बताया गया कि हमेशा फर्स्ट राइट द स्टेटमेंट। कोई भी क्वेश्चन आया, आपने सोचा, आपके दिमाग में हो सकता है आपने एग्जाम्पल्स तैयार किए हैं तो वो आ जाएं, लेकिन हमेशा पहले स्टेटमेंट लिखा जाता है एंड देन सपोर्ट इट विथ एग्जाम्पल। सपोर्ट इट विथ एग्जाम्पल, कभी ऐसा नहीं करना है कि आप पहले एग्जाम्पल, आप डायरेक्टली पॉइंट में एग्जाम्पल से शुरू नहीं कर सकते कि ऐसा ऐसा हुआ था। आपको पहले आपके एग्जाम्पल दिमाग में आ भी रहा है तो आप पहले उसका एक स्टेटमेंट बना लें कि, और फिर उसके बाद ही एग्जाम्पल लिखें। आप कभी भी डायरेक्टली एग्जाम्पल से शुरू नहीं करते, ठीक है। जैसे सपोज आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, उसमें आपके दिमाग में आ गया कि ऐसा ऐसा किया गया था, ठीक है, कि स्वच्छ भारत अभियान में ऐसा किया गया था, नजिंग का यूज किया गया था, दरवाजा बंद कैंपेन किया गया था, ठीक है, कुछ भी आपके दिमाग में आ गया तो आप डायरेक्टली उससे स्टार्ट नहीं कर सकते। आप उसका एक पहले स्टेटमेंट बनाएंगे कि वो क्यों किया गया था, मतलब क्या था, उसके बाद एग्जाम्पल बाद में लिखेंगे, ये बात आपको याद रखनी है। फाइनली आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप नीड ऑफ आर लिख सकते हैं, ठीक है, क्या जरूरत है आज के समय में। आप इस तरीके से लिख सकते हैं ऑल्सो दिस कैन बी डन, और फिर आप जो भी है, ठीक है, या फिर सिमिलरली अ सिविल सर्वेंट टक 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 टक, या फिर आप गवर्नमेंट स्टेप्स लिख सकते हैं, या फिर आप प्रेजेंट जो हो रहा है, प्रेजेंट हैपनिंग से रिलेट कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत बहुत अच्छे मैंने आपको कंक्लूजन के बता दिए कि आप उसका नीड ऑफ आर लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं इस तरीके से ऑल्सो दिस कैन बी डन, मतलब जो ऑल्सो मतलब जो भी आपको, और ये भी किया जा सकता है, ठीक है। सिमिलरली अ सिविल सर्वेंट शुड इनकलकेट, जो भी हो, या गवर्नमेंट स्टेप्स लिख सकते हैं, या फिर आप प्रेजेंट हैपनिंग से उसे रिलेट करके कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये कुछ वेज हो गए हाउ टू कंक्लूड, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि आप पार्ट 1 के क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको दे देता हूं, जैसे कि ये 2021 का पेपर है मेरे पास, इसमें
जैसे पहला क्वेश्चन, शुरू के कुछ क्वेश्चन तो काफी आसान थे। जैसे पहला क्वेश्चन था, आइडेंटिफाई 5 एथिकल ट्रेट्स ऑन विच वन कैन प्लॉट द परफॉर्मेंस ऑफ ए सिविल सर्वेंट, जस्टिफाई देयर इंक्लूजन इन द मैट्रिक्स। तो आपको कोई भी 5 एथिकल ट्रेट लिखने थे जिसके बेसिस पे सिविल सर्वेंट का परफॉर्मेंस एवेल्युएट किया जा सके, और आप वो क्यों लिख रहे हैं ये आपको बताना है। तो आप कोई भी 5 लिख सकते हैं, है ना, इंटीग्रिटी या जो भी आपको लिखना है, परसिवरेंस, आप कोई भी 5 लिख सकते हैं। और डेफिनेटली आपने क्यों से इंक्लूड किया ये लिखेंगे, और उसके बाद आप एक एग्जांपल देंगे कि कैसे एक परसिवरेंस के थ्रू आप, इसमें आप सिविल सर्वेंट्स के एग्जांपल देंगे। मैंने बताया था ना कि आपको सिविल सर्वेंट्स की भी याद करने हैं, तो ये बहुत जरूरी है ना। ये हो सकता है कुछ लोग ना लिखें कि इसमें एग्जाम्पल ना लिखें, आपने लिख दिया 5 एथिकल ट्रेट्स, बता दिया कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बाद आप उसका एग्जाम्पल भी तो लिखें कि कैसे इस सिविल सर्वेंट ने करेज शो की, या इंटीग्रिटी शो की, या परसिवरेंस शो किया और उसे सक्सेस मिली। ठीक है, इस तरीके से और भी क्वेश्चंस हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, बिसाइड्स डोमेन नॉलेज a public servant needs innovativeness and creativity of a high order as well while resolving the ethical dilemma. Discuss with suitable examples. तो डायरेक्टली यहाँ पूछते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन में पूछा है कि आप एग्जाम्पल्स भी दें, तो एग्जाम्पल्स पूछा है तो भी देने हैं, नहीं पूछा तो भी देने हैं, है ना। आपको उसमें देखना नहीं है, पूछा है तो देने ही है, नहीं भी पूछा तो भी देंगे आप। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें ये पूछा है कि डोमेन नॉलेज तो जरूरी है, बट उसके अलावा इनोवेटिवनेस और क्रिएटिविटी भी बहुत जरूरी है एथिकल डायलेमा को सॉल्व करने के लिए, किसी भी सिविल सर्वेंट के लिए। तो आप सबसे पहले एथिकल डायलेमा को डिफाइन करेंगे, उसके बाद आप थोड़े से में बताएंगे कि क्यों डोमेन नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आप बताएंगे कि इनोवेटिवनेस और क्रिएटिविटी की क्या इंपॉर्टेंस है, और इसमें आप एग्जांपल्स पूछे हैं तो आप एग्जांपल्स देंगे। आप पीपल्स रोड का एग्जांपल दे सकते हैं, एक कोई सिविल सर्वेंट थे नॉर्थ ईस्ट में, उन्होंने बनाई थी, है ना, इतना ज्यादा फंड नहीं था तो उन्होंने पीपल से, लोगों ही से ही पैसे जमा किए और उसके थ्रू रोड बना ली। इसके अलावा आप फंड योर सिटी के एग्जाम्पल दे सकते हैं, ये भी किसी सिविल सर्वेंट का था। आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जहां पास एथिकल डायलेमा था सिविल सर्वेंट के सामने, है ना, कि आपके पास या तो फंड नहीं है या आपको कुछ ऐसा काम करना है ना, जो आप मतलब कंफ्यूज हैं दो काम के बीच में, तो आपने अपनी इनोवेटिवनेस और क्रिएटिविटी यूज की उसको पूरा करने में। यही आपको एक्सप्लेन करना है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और आपको एग्जाम्पल देने हैं। अब कुछ कोट बेस्ड देख लेते हैं। जैसे कि एवरी वर्क हैज गॉट टू पास थ्रू हंड्रेड्स ऑफ डिफिकल्टीज बिफोर सक्सीडिंग, Those that persevere will see the light sooner or later। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। उसमें पूछा है what does this quote mean to you। ठीक है, तो इसमें क्या है, every work has to pass through hundreds of difficulties before succeeding and those who persevere will see the light। तो आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं परसिवरेंस की डेफिनेशन से। मैंने इसी तरह स्टार्ट किया था, परसिवरेंस आपको टर्म मिल जाएगा, उसका मतलब डेफिनेशन इन द सेंस उसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, वही है डेफिनेशन। ठीक है, इसके बाद आप लिख सकते हैं इसमें कि क्या क्या डिफिकल्टीज होती हैं, है ना। कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसमें आपको डिफिकल्टी आएंगी, आप एग्जांपल दे सकते हैं, अपना ही एग्जांपल दे सकते हैं। सिविल सर्विस की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या डिफिकल्टीज आई। कोई भी स्पोर्ट पर्सन है, जैसे मीराबाई चानू है, सुना होगा आप लोगों ने नाम, उनको क्या डिफिकल्टीज आई थी। MS धोनी है स्पोर्ट पर्सन, उनको क्या डिफिकल्टीज आई थी। आप इसमें हजारों एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब्राहम लिंकन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। यू कैन गिव एग्जाम्पल ऑफ नेल्सन मंडेला। ठीक है, उनका एग्जांपल आप दे सकते हैं कि क्या उन्हें डिफिकल्टीज आई थी, बट है ना, हंड्रेड्स ऑफ डिफिकल्टीज आई सक्सेस के पहले, बट वो परसिवरेंस उन्होंने शो की। इसमें यही बोला है कि जो परसिवरेंस शो करेगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आपको यही बताना है कि परसिवरेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों परसिवरेंस इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको 3-4 पॉइंट लिखने हैं और एग्जांपल्स मैंने आपको बता ही दिए हैं। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। और मैंने जो अभी आपको बताया, आपने देखा होगा कि ऊपर मैंने आपको बता दिया कि आपको नोट्स इस तरीके से बनाने हैं, ये सोर्स पढ़ना है, वो यूटिलाइज तो हो रहा है, बट वो एकदम डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं हो रहा। डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि एप्टीट्यूड क्या है, उसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, पॉजिटिव क्या है, उसके नेगेटिव, ऐसा नहीं आता है ना। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और आपको थोड़ा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है। और मैंने आपको फॉर्मेट भी बता दिया कि किस तरीके से आप लिखेंगे। इसके बाद आती हैं केस स्टडीज। केस स्टडीज के लिए जो पार्ट 2 है वो है केस स्टडीज। केस स्टडीज के लिए
बहुत जरूरी है कि आप पीवाईक्यू करें। पीवाईक्यू पिछले 5-6 सालों के एटलीस्ट आप अच्छे से सॉल्व कर लें, मॉडल आंसर्स अपने तैयार कर लें और आप खुद करें, है ना, किसी के देखा देखी मत करें, खुद आप मॉडल आंसर्स बनाएं तो आपकी केस स्टडी तैयार हो जाएगी। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। तो केस स्टडीज के लिए भी मैंने एक वो बनाया था कि केस स्टडीज में भी सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन होता है। अगर आपने किसी भी टॉपर की कॉपी देखी होगी, जो मॉक्स देते हैं उनकी कॉपी डली रहती है वेरियस वेबसाइट्स में, अगर आप डाउनलोड करके देखेंगे एथिक्स की कॉपी, तो उसमें सबसे पहले कुछ भी क्वेश्चन इस तरीके से केस स्टडी लिखी रहती है, ठीक है। उसके बाद उसमें क्वेश्चन रहते हैं ए बी सी, सपोज ये है, तो कोई भी टॉपर आंसर जब लिखता है ना, तो वो इस तरीके से लिखता है। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन लिखता है 3-4 लाइन का, उसके बाद स्टार्ट करता है ए, फिर बी, फिर सी, जो भी आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन में क्या आपको लिखना है, क्या लिख सकते हैं आप। इसमें भी अगर कोई भी टर्म ऐसा दिया है केस स्टडी में तो आप उसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास वो है। इसके अलावा आप कोई फैक्ट यूज कर सकते हैं, आप कोई इंडेक्स यूज कर सकते हैं, आप करंट अफेयर्स यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज, आप जो भी GS2 में यूज करते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, फंडामेंटल राइट, ये सारी चीजें, प्रीएम्बल, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कोई लॉ है, इसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई टेक्निकल टर्म दिया है, अगर कोई टेक्निकल टर्म दिया है तो उसे आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसका मतलब क्या है 3-4 लाइनों में। इसके अलावा अगर आपको ये कुछ भी नहीं मिल रहा, आप ये आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं है, आप इनमें से कोई इंट्रोडक्शन नहीं लिख सकते, तो आपको लिखना है इस तरीके से, दिस केस स्टडी हाइलाइट्स द, फिर आपको जो भी वो केस स्टडी जिस भी चीज के बारे में है, करप्शन के बारे में या इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, एथिकल डायलेमा के बारे में, तो दिस केस स्टडी हाइलाइट्स द एथिकल डायलेमा फेस्ड बाय सिविल सर्वेंट, है ना, ड्यूरिंग हिज वर्किंग डेज, इनिशियल ईयर्स ऑफ वर्क, जो भी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी काफी अच्छा इंट्रोडक्शन है। इसके बाद दूसरी चीज आती है, मैंने ये बहुत जगह देखा है, बहुत टॉपर्स का भी देखा है, खासकर जब क्वेश्चंस इतने बड़े ना हो, आप पहले ही देख लें, जैसे 2022 में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन थे, लेकिन जनरली इतने बड़े नहीं आते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप स्टेक होल्डर्स भी लिख दें, बहुत आसान होता है लिखना। आप कोई भी केस स्टडी पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बहुत से लोग इस तरीके से करके लिख देते हैं। ये पूछा कभी कभी तो डायरेक्टली पूछ लेते हैं, नहीं भी पूछा तो भी आप लिख सकते हैं जल्दी, अगर आपके पास टाइम है तो आप तेज लिख पाते हैं। तो अगर आपकी राइटिंग स्पीड स्लो है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज आती है, जो आपको पूछा है वो लिखना है। अब क्या पूछा जाता है? जनरली पूछा जाता है व्हाट आर द चॉइसेस यू हैव, ठीक है, उसके पॉजिटिव बताइए, नेगेटिव बताइए, एंड व्हाट यू विल चूज एंड व्हाई। जनरली ये पूछा जाता है। 2022 में तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही थे कि कोई भी केस स्टडी दी है, आपके पास चॉइसेस क्या है, तो जनरली आपके पास 3-4 चॉइसेस होती है। सपोज 3 चॉइस है, उसके बाद उसके पॉजिटिव और नेगेटिव बताइए। तो इस तरीके से आपने चॉइस लिखी, यहाँ पास लिख दिया उसके पॉजिटिव जो भी है या नेगेटिव, ठीक है। इस तरीके से उसके आपने जनरली इतने नहीं होते, उस तरीके से आपको रीजन लिखने हैं। फिर यहाँ उसके पॉजिटिव क्या है, 1 2 3 1 2 जो भी है, ठीक है। फिर नेगेटिव लिखने हैं। इस तरीके से सारे चॉइसेस लिखनी है। फाइनली आपको क्या, लास्ट में जनरली ये पूछते हैं कि आपकी प्रेफरेबल चॉइस क्या होगी, तो वो लिखना है और आपको फिर एक्सप्लेन करना है अराउंड 1 पेज में कि वो क्यों है आपकी प्रेफरेबल चॉइस। तो ये होता है जनरली क्वेश्चन में। इसके अलावा ये तो काफी आसान है, ये जनरली लोग कोई भी कर सकता है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप किसी जो तैयारी नहीं कर रहा उससे भी पूछेंगे तो वो भी इजीली बता देगा कि ये हो सकता है ना, और उसके पॉजिटिव नेगेटिव भी इजी होते हैं बताना। बट जनरली जब आप यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव लिख रहे हैं तो जो भी आपके सिलेबस के टर्म्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस के टर्म्स हैं उन्हें यूज करें। इन द सेंस एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, मोरालिटी, वैल्यूज, ये सारे टर्म आपको यूज करने हैं यहाँ पास लिखते समय, और ये तभी होगा जब आप पहले से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर चुके होंगे। इसके अलावा और क्या पूछा जाता है? और पूछा जाता है कोर्स ऑफ एक्शन। मैंने कहीं सुना था कि कोर्स ऑफ एक्शन में सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है पहली स्टेप, फर्स्ट स्टेप जो है उसे आप ध्यान से लिखें। उसके बाद आप डेफिनेट सी बात है दूसरी स्टेप्स लिखेंगे।
जनरली इसमें क्या होता है, कोर्स ऑफ एक्शन में बहुत सारी चीजें दी रहती हैं। एक कोई भी केस स्टडी है तो उसके मल्टीपल स्टेक होल्डर्स रहते हैं, उसमें मल्टीपल इश्यूज रहते हैं। कोर्स ऑफ एक्शन में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप वो सारे इश्यू एड्रेस कर रहे हैं, एड्रेस ऑल द इश्यूज विच आर देयर इन द केस स्टडीज, ठीक है। और जो भी चीजें आप कर रहे हैं, while explaining all these things you have to add facts, government schemes, laws, जो भी चीजें हैं आप जहां ऐड कर सकते हैं प्लीज उन्हें भी ऐड करें, है ना। ये बस GS 1 2 3 के लिए नहीं है, कि यहां भी आप जितना ऐड करेंगे आपका उतना ही अच्छा हो जाएगा आंसर, उतना ही दूसरों से अलग हो जाएगा और आपको उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। और कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है कि कोर इशू, जो भी कोर इशू है उसे हमेशा एड्रेस करना है। जनरली लोग सुपरफिशियल जो भी इशू दिया है उसे एड्रेस करते हैं, और जो कोर मेन इशू है, मुद्दा है, उसे एड्रेस नहीं करते, ठीक है। और भी कुछ चीजें हैं जो मैंने देखी थी, जो मैंने अपने इसमें लिखी हैं, जो मैंने बनाया था कि मुझे कैसे लिखना है, कि आप इस तरीके से दे सकते हैं सॉल्यूशन अगर पूछा है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ठीक है। लॉन्ग टर्म में आपको क्या करना है ये आप अलग से बता सकते हैं, ठीक है। आपको फोकस हमेशा करना है प्रिवेंशन पे। जनरली कोई भी केस स्टडी है, कोई भी इशू अराइज हुआ, आप उस समय इतना नहीं सोचते, आप हमेशा उसका आंसर आप उसका सॉल्यूशन बता देंगे, बट आपको हमेशा ये फोकस करना है कि वो इशू अराइज ही क्यों हुआ, ठीक है। जैसा मैंने कहा था ना, कोर इशू क्या है, तो आपको प्रिवेंशन बताना है। इसके अलावा आप टेक्नोलॉजी का यूज लिख सकते हैं, ठीक है। आप हिस्टोरिकल एंगल यूज कर सकते हैं, ये भी मैंने बहुत सारे टॉपर्स का देखा था, वो हिस्टोरिकल एंगल हिस्ट्री के थ्रू रिलेट कर देते कि कैसा उस समय ऐसा हुआ था और ऐसा हुआ, ठीक है, ऐसा ये स्टेप्स ली गई, उससे आप रिलेट करके सोल्यूशन दे सकते हैं। टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। आपको बिहेवियरल एक्सपेक्ट में बिहेवियरल चेंज करना है, ठीक है, जो भी बिहेवियरल चेंज है वो लाने हैं। तो आपको इन द सेंस ये सब क्या मैं बता रहा हूँ, बिहेवियरल चेंज या प्रिवेंशन, ये सब आपको ये इसलिए है क्योंकि आप एथिक्स से रिलेट कर पाए। कभी कभी केस स्टडीज ऐसी रहती हैं कि वो बहुत ज्यादा मतलब ऑब्जेक्टिव होती है ना, उसमें आप एथिक्स इतना ज्यादा नहीं कर सकते, घुसेड़ नहीं सकते, जो भी कहें आप। तो इसलिए मैंने कहा कि जब भी आप पॉइंट लिख रहे हैं तो आप सिलेबस के टर्म्स यूज करें, एथिकल टर्म्स यूज करें, ठीक है, एथिक्स की भाषा में लिखें बेसिकली जो कहते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई हैं, लगभग सारी चीजें मैंने बता दी हैं। एक दो केस स्टडी मैं डिस्कस कर लेता हूं जिससे कि पूरा कंप्लीट हो जाए। कोई भी केस स्टडी आप यूज कर सकते हैं, मैं उसकी मतलब कोई भी, जैसे कि ये पहला ही क्वेश्चन है ना, 2021 में आया था। Sunil is a young civil servant, reputation for his competence, integrity, dedication, relentlessness, pursuit of difficult and onerous job. Considering his profile, he was picked up by his boss to handle a very challenging and sensitive assignment. ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, तो जो भी आप क्वेश्चन है, मतलब मेरा मतलब ये नहीं कि मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं, उससे कोई फायदा नहीं होगा आपको। तो इसमें आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई द डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल टू सुनील इन अटेंडिंग टू दिस सिचुएशन। जैसा मैंने कहा था, चॉइसेस या ऑप्शंस आपसे पूछेंगे, आपके पास क्या है, क्रिटिकली एवल्यूएट ऑल द ऑप्शंस, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव बताना है, और विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड व्हाई। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको सॉल्व कर देना है और लिखना है इसी तरीके से आपको। इसमें भी आपको इंट्रोडक्शन पहले आपको लिखना है, उसके बाद आप स्टेक होल्डर्स चाहे बता दें, काफी अच्छा रहेगा, स्टेक होल्डर्स आप बता देंगे तो उसके बाद आप शुरू करें, जो पूछा है वो बताना। इसके अलावा कभी कभी क्वेश्चंस अलग आ जाते हैं, ठीक है, जैसे कोविड-19 वाला आया था, इसमें क्वेश्चन था, व्हाट आर योर क्राइटेरिया एंड जस्टिफिकेशन फॉर पुटिंग योर क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल स्टाफ to attend to patients knowing fully well that it is highly infectious disease and resources and infrastructure are limited। तो इसमें ये पूछा है कि कोविड हो गया, आप हॉस्पिटल के हैं, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में आप काम करते हैं, तो आपके क्या क्राइटेरिया होंगे और आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आपके जो भी स्टाफ है, क्लिनिकल यानी डॉक्टर, नर्सेस और नॉन क्लिनिकल स्टाफ, उसे आप पेशेंट की सेवा में लगा रहे हैं, ये जानते हुए कि कोविड बहुत इन्फेक्शियस डिसीज है एंड और उनको भी हो सकता है जो काम कर रहे हैं, और रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। तो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली नहीं है, आपसे चॉइसेस, आपसे ये नहीं पूछा कि क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं, आपसे ये नहीं पूछा कि इसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, इन्होंने अलग सा क्वेश्चन दे दिया। तो ये भी बहुत आसान रहता है, ये और आसान रहते हैं, है ना। इसमें भी आप इजीली आप इसे सॉल्व करेंगे, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप कर सकते हैं। ये मैं ये बताने के लिए दिखाया कि हमेशा इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, कभी कभी थोड़े अलग आ जाते हैं। अलग में आपको डरना नहीं है, सेम बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं।
इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस रहते हैं, आप पेपर देखेंगे तो आपको समझ आएगा। और तो मैंने बताया कि आपको किस तरीके से केस स्टडी करनी है। पहले हमेशा आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर आपको स्टेक होल्डर्स लिखने हैं अगर समय है आपके पास तो, फिर आपको जो भी क्वेश्चन पूछा है उसे अटेम्प्ट करना है। और सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप पिछले पास्ट ईयर क्वेश्चंस करें, एटलीस्ट 5 to 6 ईयर्स के, तो आपको बहुत अच्छा वो मिल जाएगा। आप इसके आप मॉडल आंसर्स बना ले तो और अच्छा है, समय नहीं है तो ना भी बनाएं, बट एटलीस्ट आप करके देखें, एटलीस्ट दिमाग में आप सोच लें, रफ फ्रेमवर्क बना लें कि आप कैसे लिखेंगे। आपने अगर इतना भी कर लिया तो आपका तैयार हो जाएगा। एंड फाइनली आपको मॉक देने हैं। आई विल एडवाइस कि आप एटलीस्ट 2 मॉक्स दें, ठीक है। 2 मॉक्स एटलीस्ट इसलिए दें बिकॉज जो GS4 है उसमें आंसर राइटिंग का सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आप कंटेंट कुछ भी पढ़ें, अगर आप लिखेंगे नहीं आपको, तो आप अपना, तो जैसे मैंने बताया कि मैंने अपना एक तरीका डेवलप किया था, मुझे पता था कि मैं इंट्रोडक्शन क्या लिखूंगा कोई भी क्वेश्चन का, मुझे पता था मैं बॉडी को कैसे सब डिवाइड करूंगा, किस तरीके से एग्जाम्पल्स लिखूंगा एंड फाइनली कैसे कंक्लूड करूंगा। तो ये आपको अपना बनाना पड़ेगा और आपको पता होना चाहिए पेपर में बैठने के पहले कि आप किस तरीके से लिखेंगे, और वो ट्राइड एंड टेस्टेड होना चाहिए, है ना। ट्राइड एंड टेस्टेड मतलब आपको मॉक्स में उसे यूज करना है उस फॉर्मेट को, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा उस पर और आप अच्छे से लिख पाएंगे फाइनल एग्जाम पे। आई होप आप अच्छे से एथिक्स की भी तैयारी करें और आपके भी अच्छे मार्क्स आए। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।